सीरियन शिया हैं, वो भारत में विलय करने की बात करें कि हमें एक अलग से एक स्टेट दे दी जाए, हमें अलग से एक हिस्सा दे दिया जाए और वो भारत के कब्ज़े में हो, भारत उसको मैनेज करे। एड के नाम पे यूएस वगैरह जाते थे तो किस तरीके से वहां पे सिविल वॉर और वहां के रिसोर्सेस पे कब्जा करते थे, ये भी 70-75 साल सबने देखा है। यूएन ने अपनी हेल्थ सहायता देने के लिए किस तरह की शर्तें रखी, कैसे कन्वर्जन कराए, ये सब भी देखा है। चाइना ने किस तरीके से कब्जा किया वो भी देखा है। सीरिया ने अभी ऑफ लेटली क्या किया भाई, एक तरफ से इसराइल अटैक कर रहा है और हुँ, इसराइल के साथ अमेरिका है टिल हुँ, डेट। गोलन हुँ, हाइट के आसपास अभी भी वॉर चल रही है, डेली वहां पर कुछ ना कुछ होता है। उनको शियास को ये पता है, वो उतने एग्रेसिव नहीं है कंपैरेटिव जो जो सुन्नी उनकी कम्युनिटी है। तो वो ये चाह रहे हैं कि भारत का पार्ट बन जाए। जय हिंद, नमस्कार, मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं मंजरी अग्रवाल जी, जिनसे हम बात करेंगे एक बहुत ही खास मसले पर। मंजरी जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। मंजरी जी, अखंड भारत की अक्सर बात होती है और जब भी अखंड भारत की बात होती है या फिर जो हमारी टेरिटरी पाकिस्तान के कब्ज़े में है, उसको वापस लेने की बात होती है, तो लोग कहते हैं कि पहले अपना तो देख लो, जो आपके पास है उसका तो देख लो। लेकिन ये बात गिलगित-बाल्टिस्तान नहीं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर नहीं, बलूचिस्तान नहीं, बल्कि सीरिया से आवाज़ उठ रही है। जो मुसलमानों का एक सेक्ट है और बल्कि कहना चाहिए कि जो सीरियन शिया हैं, वो भारत में विलय करने की बात करें कि हमें एक अलग से एक स्टेट दे दी जाए, हमें अलग से एक हिस्सा दे दिया जाए और वो भारत के कब्ज़े में हो, भारत उसको मैनेज करे। ये डिमांड उठ रही है, आप इस डिमांड को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि हम भारत की बात करते हैं, तो भारत का वर्चस्व कहीं न कहीं कल्चरली कहीं न कहीं हम इंडोनेशिया से लेके अफ्रीका और भारत हर जगह नज़र आता है। किस तरह से देख रहे हैं आप इसको पूरा? जो वैक्सीन मैत्री थी उसके दूरगामी परिणामों में एक चीज है, आपने जी। जब उनको जरूरत पड़ी तो हर तरह से उनकी सहायता की। और इससे पहले जैसे एड के नाम पे यूएस वगैरह जाते थे तो किस तरीके से वहां पे सिविल वॉर और वहां के रिसोर्सेस पे कब्जा करते थे, ये भी 70-75 साल सबने देखा है। यूएन ने अपनी हेल्थ सहायता देने के लिए किस तरह की शर्तें रखी, कैसे कन्वर्जन कराए, ये सब भी देखा है। चाइना ने किस तरीके से कब्जा किया वो भी देखा है। सीरिया ने अभी ऑफ लेटली क्या किया भाई, एक तरफ से इसराइल अटैक कर रहा है और हुँ, इसराइल के साथ अमेरिका है टिल हुँ, डेट। गोलन हाइट हुँ, के आसपास अभी भी वॉर चल रही है, डेली वहां पर कुछ ना कुछ होता है। इसके साथ वहां पर जो असद थे वो हट गए, हुँ, कई टेररिस्ट ग्रुप आए और उसके बाद सीरिया में शिया सुन्नी राइट्स हो रहे हैं। हुँ, अब उनको शियास को ये पता है, वो उतने एग्रेसिव नहीं है, वो काफी शांति प्रिय है कंपैरेटिव जो जो सुन्नी उनकी कम्युनिटी है। तो वो ये चाह रहे हैं कि भारत का पार्ट बन जाए, क्योंकि अकेले रह करके सरवाइव करना उनको मालूम है, ना उनकी संख्या है, ना देश के पास इतनी कैपेसिटी होगी। और जिस स्ट्रेंथ से इसराइल अटैक कर रहा है, ग्रेटर इसराइल बनाने की कोशिश कर रहा है, वो सीरिया के पोर्ट्स के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और इसमें अमेरिका उसका साथ दे रहा है। हुँ, वो जो है इंडिविजुअली सरवाइव नहीं कर सकते, तो उनको पुराना सारा कॉन्डक्ट देख करके भारत ही एक ऐसी सेफ कंट्री लग रहा है जिसके साथ विलय होकर के वो अपना अस्तित्व बचा पाएंगे और जो उनके पोर्ट है, उनके रिसोर्सेज हैं, उनका लाभ वो खुद उठा पाएंगे, शिया उठाएंगे उसका लाभ। चाइना डेप ट्रैप में फंसा देगा। रशिया वहां से असद को लेके एक तरीके से कहिए बैक ट्रैक कर गया है, वहां पर रशिया कोई भी रोल नहीं निभा रहा। अमेरिका इसराइल के साथ आ रहा है, चाइना जब भी आएगा डेट ट्रैप आएगा उसके साथ। तो सारे ट्रैप से निकल करके अगर उनको सरवाइव करना है तो एकमात्र उनके पास विकल्प है, वो है भारत, और उसी की वो डिमांड कर रहे हैं। अब ये चीज हम लोगों को देखनी है कि हुँ। नेहरू जी ने तो कह दिया था बहुत दूर है, तो हम लोग जो है बहुत दूर है बोलेंगे या कहेंगे भाई आपने हम पर 42 भरोसा किया। 100 किलोमीटर है। हाँ,
4000 किलोमीटर के करीब है। हुँ, तो हम बहुत दूर है कहेंगे, या फिर अभी अभी कतर के अमीर आए थे, हमने उन्हें यूपीआई कार्ड दे करके भेजा है। और देखिए हुँ। एक चीज तो सिंपल है, जी, हुकूमत जी। उसकी होती है जिसका सिक्का चलता है, यूपीआई हमारा सिक्का है। तो जहां जहां यूपीआई चल रहा है वहां पर अपना सिक्का चल रहा है, अपना राज है। तो हम धीरे धीरे इस तरीके से बढ़कर के आगे जाएंगे कि या नेहरू वाली पॉलिसी, जी आप बहुत दूर है, आपस में सुलट लो, हम नहीं आ रहे हैं, ये देखना भी बाकी है। वैसे मोदी जी इतने अच्छे ऑफर को छोड़ने वाले नहीं है। जी, अब ये देखते हैं कि मोदी जी इस ऑफ़र को स्वीकारते हैं और ये ऑफ़र क्योंकि अभी बात कितने किस स्तर तक पहुँचती है, अभी तो ये डिमांड उठी है। अब क्या भारत इसमें इंटरवीन करेगा, भारत का क्या स्टैंड रहेगा, आधिकारिक कोई भी इस पर कोई अभी तक कोई बयान नहीं आया है क्योंकि ये डिमांड उठ रही है वहाँ से। जो सीरियन शियाज़ हैं, उनकी डिमांड है कि हमें अलग से एक स्टेट दी जाए और वो भारत के ज़ेर इंतज़ाम हो। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है, लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं, भारत ग्लोबल साउथ का लीडर है, अफ्रीका में भी भारत अफ्रीकन नेशंस को किस तरह से आगे लाने में मदद कर रहा है। हम जानते हैं कि वहाँ पर चाइनीज़ इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है और उस इन्फ्लुएंस को अफ्रीकन खुद ही नहीं पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि कोई ऐसा लीडर हो, जो काम भारत कर रहा है, उनको सेल्फ रिलायंस की तरफ लेके आने में भारत मदद कर रहा है। किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरे इसको? देखिए, अफ्रीका अब साउथ पोल की बात कर रहा है और ये हाँ। कॉन्फिडेंस उसे भारत ने दिया है, क्योंकि जब भारत वहां पर वैक्सीन मैत्री वगैरह लेकर के गया तो हमने जो मदद की उसके बदले में पलट के कुछ नहीं मांगा। अभी हम सबसे ज्यादा जरूरत क्या है अफ्रीका को, वो है भोजन की। ठीक है, जबकि अफ्रीका के पास विश्व की एक बड़ी फर्टाइल लैंड है, इसके बावजूद अगर वहां खाने की तंगी है तो आप समझ लीजिए वहां का कैसा कुशासन है। तो भारत को कनाडा में हम अपनी दालें उगवाते थे और उनको इंपोर्ट करते थे, वो दालें अब हम अफ्रीका से लेने लग गए। तो वहां पर हमने लोगों को खेती करना सिखाया। अच्छा, जब अमेरिका खेती कराता है तो वो पूरी की पूरी फसल ले लेता है, बीज नहीं छोड़ता। लेकिन जब भारत खेती करवाता है तो वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड रख करके बीज छोड़ देता है, आपको वापस हमसे बीज खरीदने की जरूरत नहीं। तो इसका जो है वो इफेक्ट ये है कि अफ्रीका अब भारत में कि उससे साउथ पोल की बात कर रहा है, जहां रबर प्लांटेशन की है, वो उसको अपनी मेन कमोडिटी कॉफी है, रेयर अर्थ मटेरियल है और न्यूक्लियर मटेरियल है काफी सारा, उनके पास अच्छे जंगल हैं, ये सारी और उपजाऊ भूमि है। तो हम अफ्रीका को भी ट्रेन कर रहे हैं कि आप अपने चीजों पर अधिकार कीजिए, आपके अपने राजनयिक आपकी लैंड मैनेज करें और आप अपने रिसोर्सेस का फायदा लीजिए। तो खेती करना हम उनको सिखा रहे हैं, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, सब कुछ। हमारी अप्रोच बहुत माइल्ड है और थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन इससे क्या होगा, पूरा कॉन्टिनेंट खड़ा हो जाएगा। एक दिन में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, डिस्ट्रक्शन बहुत जल्दी होता, कंस्ट्रक्शन में टाइम लगता है। तो हमारी जो अप्रोच अफ्रीका में है वो कंस्ट्रक्शनल है। और अभी हमने देखिए G20 में क्या किया, G20 में G20+ कर दिया, 13 अफ्रीका के नेशंस को हमने उसमें मिलाया कि हम आपको मंच देंगे। अभी तक अफ्रीका के पास कोई मंच नहीं था। अफ्रीका में कितनी भी बड़ी दुर्घटना हो जाए न्यूज ही नहीं आती थी, वहां से किसी को पड़ी ही नहीं थी अफ्रीकन जी रहे हैं मर रहे हैं उनका क्या हो रहा है। लेकिन अब ये चीजें बदल रही हैं धीरे धीरे। तो दो तीन समस्या क्यों अब विश्व हमारा साथ दे रहा है ऐसा करने में। भाई हुँ। अफ्रीका से माइग्रेट करके लोग अमेरिका और यूरोप जा रहे थे, माइग्रेशन सब अमेरिका और यूरोप नहीं झेल पा रहे। तो उनको भी चाहिए कि अफ्रीका के लोग अफ्रीका में बसें, ताकि वो हमारे यहाँ माइग्रेट करके ना आए और हम पर तकलीफ ना आए। तो उसका एक ही तरीका है, जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसको अफ्रीका में इस तरह जनरेट करो कि लोगों को सुरक्षा मिले, तो किसी भी कारण से उनको पलायन ना करना पड़े अपनी भूमि से। तो उनको बसाने का जो काम है वो भारत कर रहा है, समय लगेगा
और हम किसी भी तरह का क्लेम नहीं करें कि इसके बदले में हमको कुछ चाहिए। हम बस ये चाह रहे हैं, हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम का फॉर्मूला है, उसको आप ले लीजिए। आप जब समृद्ध हो जाएं और किसी की मदद कर सकें तो कर दीजिएगा, बिना पलट के कुछ एक्सपेक्ट किए। तो इस चीज को, इसी वसुधैव कुटुंबकम को जब अमेरिका ने ग्लोबल विलेज बना दिया, तो सारा वो जो कहते हैं ना फॉल्स कॉलोनाइजेशन, वो हो गया कि आपने कहा नहीं। हुँ, तो कॉलोनाइजेशन जो था वो तो कभी खत्म नहीं हुआ था। अभी आपने देखा, अफ्रीका की बात कर रहे हैं तो बुर्किना फासो, नाइजर और मलाय माले, ये 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने फ्रेंच कॉलोनी होने से इनकार कर दिया, और फ्रांस ने अभी-अभी वहां से अपनी सेना निकालने का काम शुरू किया है। तो ये सारी चीजें धीरे-धीरे हो रही हैं। अब लोगों को पता भी नहीं है, न्यू कैलेडोनिया एक आइलैंड है। आप जब न्यूजीलैंड के पास ज़ूम करेंगे मैप को, तब आपको न्यू कैलेडोनिया मिलेगा, और वहां पर आज भी फ्रेंच ऑक्यूपेशन है। भारत में आज भी आप प्रिवी काउंसिल से इंस्ट्रक्शन लेते हैं, जो इंग्लैंड का कोर्ट है, ठीक है? और इंग्लैंड के राज परिवार को भारत आने के लिए वीजा नहीं लेना पड़ता। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब यूएन एक शो पीस था जहां पर व्हाइट स्किन एजेंडा चल रहा था। अब उस चीज को भारत बदल रहा है और धीरे धीरे लोगों को स्ट्रांग कर रहा है। भाई, अगर यूएन के होने से, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएन बन गया है, 75 साल से ऊपर इस संस्था को भी हो गए, और आप 75 साल में अफ्रीका के देशों को इतना सक्षम नहीं बना पाए कि वो खाने के लिए मोहताज ना हो, तो यूएन, जैसा कि मोदी जी ने अभी लेटेस्ट इंटरव्यू में भी कहा है, अप्रासंगिक हो चुका है। तो कोई भी अंतरराष्ट्रीय संस्था नहीं है, कोई भी अंतरराष्ट्रीय मदद नहीं है। ऐसे में जब भारत तो भर के आया है, तो उसका स्वागत विश्व भर में हो रहा है। जी। जी, बिल्कुल भारत की पॉलिसी जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, वो रिफ्लेक्ट करता है जो सांस्कृतिक मान्यताएँ हैं, वो भारत की पॉलिसी में रिफ्लेक्ट करती हैं और उसका असर नज़र भी आ रहा है भारत की डिप्लोमेसी में किस तरह से ग्लोबल साउथ या साउथ पोल की जो बात हो रही है, उसमें भारत लीड कर रहा है और जी20 से जी21 बनाकर अफ्रीकन नेशंस को भारत ने आगे बढ़ाने का काम किया है। अब इस सब से तो ये बात एक बात तो साबित हो जाती है कि भारत की जो पॉलिसी है वसुधैव कुटुंबकम, या हम अखंड भारत की बात करते हैं तो अखंड भारत से मतलब या मकसद कोई ऑक्यूपेशन नहीं होता कि हम कहीं पे जाके कॉलोनी बसा लेंगे, किसी को हम अपने अंडर ले आएँगे या उनके हम रिसोर्सेज़ पे कब्ज़ा कर लेंगे। ये एक उसका एक अलग ही मतलब होता है, अलग ही रिफ्लेक्शन होता है, जो कि भारत की पॉलिसीज़ में नज़र आता है। मंजरी जी, आप क्या कहते हैं इसमें? देखिए, अभी एक दूसरी तरफ, ये हमने भारत के वेस्टर्न एंड की बात की, अब ईस्टर्न एंड की बात कर लेते हैं। इंडो पैसिफिक ये टर्म दिया गया है, जिसको अभी हाँ, तक पैसे देके भारत, वो चीन कहलाता था, साउथ चाइना सी। हुँ, तो इंडो पैसिफिक जैसे ही नाम आता है तो ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, ये सब जो है भारत के हिस्से में आ जाते हैं। अब भारत वहां पे क्या कर रहा है? भारत ने वहां से 1947 के बाद से विड्रॉ कर लिया, उनको स्वतंत्र देश भारत से निकाल के बना दिया। वो भारत का पार्ट थे। कैसे? सुभाष चंद्र बोस जब अपनी आजाद हिंद फौज लेकर के आए थे, तो वो सिंगापुर में उन्होंने अपना उतरे थे और वहां से अपना अभियान शुरू किया था। अगर वो भारत का भाग नहीं था, तो सुभाष चंद्र बोस ने 2 साल लगा के 20,000 लोगों की जान गंवा के इतने एफर्ट लेकर के नागालैंड तक आए। जितने हिस्से को सुभाष चंद्र बोस ने जीता था, उतने हिस्से को भारत से काट के अलग कर दिया, ताकि नेहरू अपने आप को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कह सकें और आजादी का श्रेय खुद ले सकें। भारत के इस एरिया से हटने के बाद क्या हुआ? हम चाइनीज एग्रेशन देख रहे हैं। रोज फिलीपींस में होता है, रोज ताइवान में होता है, आए दिन वियतनाम में होता है। ये सारे देश अपनी जनसंख्या और अपनी माइट के साथ चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते। तो हमने पावर वैक्यूम क्रिएट किया था, वहां से विड्रॉ कर गए थे। चाइना उस जगह पर इन्फिल्ट्रेट करके उस पावर वैक्यूम को भर रहा है। अब हमारा क्या कर्तव्य है? सारे के सारे हमारे पास आ रहे हैं, हर देश को हम ब्रह्मोस दे रहे हैं, हर देश की सुरक्षा एक हिसाब हम कर रहे हैं।
तो ये है हुँ, कि जब हमने आपका इकोनॉमी मैनेज करनी है, जब हमें आपकी सुरक्षा आदि की सब मैनेज करना है, तो बाकी जहां जहां भी हमारा असिस्टेंस लगेगा हम देंगे। क्योंकि अगर आप ये देखिए कि म्यांमार में चीन आकर के अपने अड्डे बनाता है, तो वो वहां हुँ, से एंटी इंडिया एक्टिविटी ही तो करेगा। मालदीव हुँ, जब लेने जा रहा था चाइना, तो वो मालदीव की भूमि को भारत के अगेंस्ट ही तो इस्तेमाल कर रहा था, और उन्हें क्या करना था। तो इसीलिए जो हमारा एक समय हमारी टेरिटरी थी, आज जो हमारा पड़ोस है, उसका इस्तेमाल भारत के विरोध में किया जा रहा। पूरा पाकिस्तान आपने बनाया, पाकिस्तान की वजूद का एक ही वो है, भारत को परेशान करना। टॉप इंडस्ट्री उनकी टेररिज्म है। तो ऐसे में फिर आप क्या करेंगे? आपको अगर शांति से जीना है, पाकिस्तान का डिवीजन करके भी आपने 1971 में देख लिया, समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। आज भी कुछ बहुत ज्यादा पढ़े लिखे एक्सपर्ट क्या कहते हैं, पाकिस्तान के 6 टुकड़े कर लो। तो 6 टुकड़े कर दोगे तो क्या मुसीबत सॉल्व हो जाएगी? तो टुकड़े करने से कोई मुसीबत सॉल्व नहीं हो रही। आपको उसके ऊपर अधिकार करके वहां के लोगों को, उनकी मानसिकता को ठीक करना होगा। अब उसमें आपका आएगा परमिट सिस्टम। कैसे? जब पहले आप इधर जम्मू कश्मीर जाते थे, आपको परमिट लेना पड़ता था। वहां के लोग जब मेनलैंड आते थे, परमिट लेना पड़ता था। ऐसे ही जब आप ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट के साथ कंट्री स्टेट्स में जाते थे, आसाम वगैरह में, तो आपको परमिट लेना पड़ता था। वही परमिट सिस्टम आपको करना पड़ेगा आवाजाही और इस सब के लिए। और आप उनको विलय करके धीरे धीरे जब ठीक कर लेंगे, तब आप उनको कंप्लीट एक्सेशन देंगे। और इसी तरीके से भारत को मैनेज करना पड़ेगा। तो कोई और चारा नहीं है। अभी श्रीलंका है, इकोनॉमिक रिसेशन में गया, किसने मदद की? भारत ने। कोई आ ही नहीं सकता इस जगह पर। मालदीव की, मॉरिशस की, सबकी आप समय समय पे मदद करते रहते हैं, उनको खाना पानी सुरक्षा जो कुछ भी देना है, तो आप कर तो रहे हो सारा काम। तो फिर उस भूमि को आप एक्सेस कर लोगे, विलय कर लोगे, तो जो बात होगी कि वहां पर आपका कानून चलेगा, उस भूमि का, उस वहां के लोगों का इस्तेमाल भारत के विरोध में नहीं हो पाएगा। बाकी तो सब भारत ही देख रहा है, और भारत को ही आगे देखना है। ना वहां पे चाइना आके मदद कर सकता है, हम बंटोटा में करने की कोशिश की। ना वहां पे अमेरिका आके कुछ ठीक कर सकता है, ना इंग्लैंड। कोई नहीं आ सकता। आप ही का एरिया है, आप ही को करना होगा। तो पूरा जो हिंद महासागर है, जो आपका इंडो पैसिफिक है, हिंद प्रशांत महासागर का एरिया है, ये सारी चीजें आपको ही देखनी पड़ेगी। रेड सी में आप देख रहे हैं, अभी हूती वर्सेस अमेरिका चल रहा है, पर अगर वहां पे किसी को सुरक्षा देनी होती तो वो इंडियन नेवी ही तो है। हम ही तो वहां के शिप्स को, वहां के सारे व्यापार को, सब चीजों को मैनेज कर रहे हैं। अमेरिका तो वहां पे युद्ध कर रहा है। तो जब आपको ही मैनेज करना है, तो ऐसी स्थिति आने क्यों दें कि वहां पर पहले कोई आपका दुश्मन आए, जने जमाए, आपके विरोध में सब सारे काम करे, तब आप जाकर के उस दुश्मन को खड़ा करो, और फिर भूमि खाली छोड़ के चले आ जाओ कि आजा बेटा, तुझे दोबारा आना हो तो ले आजा। आपको फिर वहां पर उस जीती हुई भूमि पे कुछ इस तरह अपना सेटअप बनाना पड़ेगा, ताकि दोबारा कोई वहां पर कदम ना रख पाए। इसी को आप उस एरिया का भारत में विलय कहते हैं। बाकी भारत किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता, किसी से कोई सौदेबाजी नहीं करता कि हम आपको ये एड दे रहे हैं तो आप हमें बदले में ये दें। इसलिए सब लोग भारत का स्वागत कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति की का स्वागत कर रहे हैं। क्योंकि जिसके पास भी आत्मसम्मान होता है, वो क्या चाहता है? जिसने मेरी मदद की, अगर मैं उसकी मदद नहीं कर सकता, तो कम से कम जब मैं सशक्त हो जाऊं, किसी और की मदद कर लूं। हुँ। तो ये फिर आपने क्या किया? आपने भारतीय संस्कृति अपना ली। तो इस तरीके से दूसरों के घाव पे मरहम रख करके, उनको सशक्त बना करके, भारत अपनी सभ्यता संस्कृति से अपना विस्तार कर रहा है, बिना गोली चलाए, बिना सैनिकों का इस्तेमाल किए। जी। जी, बिल्कुल। और वैसा होता नज़र भी आ रहा है। और जब राजनाथ सिंह जी ने ये बात कही थी कि बिना गोली चले, बिना खून बहे ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर भारत में आ जाएगा, तो उस पे लोग सवाल करते थे कि ये कैसे मुमकिन होगा, कैसे हो पाएगा? लेकिन धीरे-धीरे वो सारी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। किस तरह से वो दिन दूर नज़र नहीं आ रहा कि जब ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान एक बार फिर से भारत में शामिल हो जाएँगे, जो जबरन
जी, कुछ बोलना चाह रही हैं मंजू जी? बलोचिस्तान भी भारत में आने की मांग कर रहा है और ये मांग जो बलूचिस्तान है तो आज़ाद हो चुका है अनऑफिशियली, बस अनऑफिशियली है। मैं उसे ऑफिशियली मानती हूँ, पाकिस्तान की सेना भाग रही है वहां से, वो ऑफिशियली नहीं है। मतलब अनऑफिशियली मतलब एक ऐसे कि चलिए पेपर्स पे सारा चीज़ है उस कॉन्टेक्स्ट में, अदरवाइज़ तो आज़ाद हो चुका है ना, नॉन अनऑफिशियली आज़ाद हो चुका है। अब वो कैसे वो होगा, क्योंकि पाकिस्तान के कब्ज़े से पूरी तरह से छूट चुका है, पाकिस्तान पुलिस हो, आर्मी हो, सब वहाँ से बिल्कुल पूरी तरीके से भाग चुकी हैं और उनको कंट्रोल करने में पूरी तरह से असमर्थ नज़र आ रहे हैं। क्योंकि बलोचों ने जितना उत्पीड़न सहा है पाकिस्तान का, एक तो जबरन उन पे कब्ज़ा किया, फिर उसके बाद उत्पीड़न, ह्यूमन राइट वायलेशन, उनके रिसोर्सेज़ पे कब्ज़ा, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं। इतने सालों का जो उनका उत्पीड़न का इतिहास है, आज वो इस मकाम पे पहुँचे कि ट्रेन हाईजैक कर ली, राइट? मतलब हैट्स ऑफ। उसके बाद बसों के काफिले पे हमला किया, बस 48 आवर्स में 57 अटैक, मतलब 1 घंटा खत्म होने से पहले दूसरा अटैक हो जा रहा था। बहुत बढ़िया। बहुत ज़बरदस्त, मतलब एक वो जो हुआ था कि सारे जितने भी ऑर्गनाइज़ेशन थे बलोच वो एक साथ आए, उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं, तो मतलब वही होता है ना कि जब आप एक साथ होते हैं तो अ, वो असर बहुत ज़्यादा होता है उस मार का, एक मुक्का अभी आप तो जब देखिए, मारते हो। टीटीपी भी इनके साथ बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा, तब पावर और तेज होगी। रिपोर्ट्स तो है कि टीटीपी समर्थन में है बलोचों के, और अब देखते हैं, खैर अब हमें तो अब टीटीपी धोवास कोई मदद मैजिक। करे या कोई भी मदद करे, बलोचों को आज़ादी मिलनी चाहिए, ये उनका अधिकार है। इतने सालों से उन्होंने जो भी अन्याय झेला है पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान सरकार द्वारा, उसका तो कोई भी मतलब कोई कोई कॉम्पेंसेशन नहीं है। आप गिन भी नहीं सकते क्या-क्या कुछ उन्होंने झेला है। तो काफ़ी सारे बलोचों की शिकायत रहती है कि हमें भारत में मीडिया हमें टेररिस्ट बोल रही है, हमें बड़ी तकलीफ़ होती है। और ये बार-बार मैं बात हर एपिसोड में बोलती हूँ, हर किसी से पूछती हूँ कि आखिर भारत ने उनको क्यों टेररिस्ट बना दिया? और ये बड़ी भारत अजीब-सी ने बात नहीं टेररिस्ट बनाया, पेड मीडिया ने मैं बनाया। मीडिया की बात हो रही है, मतलब भारत में हाँ, ऐसा पेड मीडिया क्यों है। किया अभी जा रहा है? देखिए, कल मैं स्मिता प्रकाश का और तुलसी गाबार्ड का इंटरव्यू देख रही थी। हुँ। स्मिता प्रकाश एशिया पैसिफिक कह रही थी और तुलसी गाबार्ड इंडो पैसिफिक कह रही थी। तो अब वफादारी देखिए भारत के प्रति किसकी ज्यादा, मुझे तो तुलसी गाबार्ड की ज्यादा लग रही है, स्मिता एग्ज़ैक्टली। प्रकाश। ठीक है, तो अगर हुँ। ऐसा मीडिया है, इससे तो हम स्वयं दुखी हैं। कभी सच नहीं छापता, कभी कुछ नहीं, तो भारत का मीडिया जो है बिका हुआ है, उसके अगर बलूच अगर उसको छोड़ दें, ताकि भारतीय आप सामान्य नागरिक हैं, मैं सामान्य नागरिक हूँ, एक एक हम लोग जो तो यही। मंजरी जी सबसे बड़ी जो एक मतलब बहुत सारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम मतलब मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ मतलब बहुत कम मेरी उम्र है और उन लोगों का मेरी उम्र से ज़्यादा उन लोगों का एक्सपीरियंस है। बट कहीं न कहीं जो एक नैरेटिव बिल्डिंग वाला हमारा मकसद ही नहीं होता। हमारी चाहे मीडिया का तो बिल्कुल नहीं, उनको इधर-उधर से बस खबर पड़ी, बोल दी, ये कर दिया, वो कर लिया, बोल दिया। एक नैरेटिव लेकर हम कोई नहीं चलते कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज़ नेशन, नैरेटिव बिल्डिंग, हम क्या या काउंटर नैरेटिव, या जैसे कि आपने एग्जांपल दिया इंडो पैसिफिक, एशिया पैसिफिक वाला। अब तुलसी गाबर्ड की हम बात करते हैं तो वो अपना नैरेटिव लेके चल रहे हैं कि ये रीजन जो है हमें इसको इंडो पैसिफिक बोलना है, तो वी विल एड्रेस इट एज़ इंडो पैसिफिक। और हमें मतलब हमें हमें नैरेटिव बिल्डिंग में इतना ज़्यादा कुछ वो नहीं है कि ठीक है, ऐसे एशिया पैसिफिक लोग जानते हैं इस चीज़ को एशिया पैसिफिक के नाम से, तो हम एशिया पैसिफिक बोलेंगे। नहीं, अभी हमारा बहुत अच्छी तरीके से नैरेटिव बिल्डिंग हो रहा है और ये सरकार वन टू वन कर रही है। मोदी जी ने जब आए थे तो उन्होंने कहा था भारत का मीडिया मोदी विरोधी है, एंटी हुँ। इंडिया है। तो मैं इनको मनाने जाकर के काम नहीं कर सकता, तो मैं डायरेक्ट अप्रोच करता हूँ। उस समय ये लोग कहते थे ना कि मोदी जी विश्व भ्रमण कर रहे हैं और घूम रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। मोदी जी ने जाके वन टू वन कॉन्टैक्ट से बहुत मेहनत करके वो संबंध लोग स्थापित इसकी भी किए। कितनी मज़ाक बनाते थे कि देखो वो कोई घूम बात फिरे नहीं, जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, रिजल्ट यहाँ देखिए, से वहाँ से वहाँ घूमे जा रहे हैं। जी, बिल्कुल। रिजल्ट देखिए। अब भारत का वो नैरेटिव है जो भारत सरकार ने बनाया है, जिसको मीडिया, सबसे बड़ा दुख दर्द क्या है, रवीश कुमार बरखा दत्त का अप्रासंगिक हो चुके हैं, अपना टंडीला लेकर के बैठे हैं, यूट्यूबियंस बन गए हैं। अब ये सोचिए, दत्त जो सरकार बनाती थी अब यूट्यूब पे वीडियो बनाती है।
और वो तो मुझे बहुत ही अच्छा सीन लगा था कि शमशान में जमीन पे बैठ के टूटी हुई कुर्सी पे लैपटॉप रख करके कुत्ते के बगल में बैठ करके वो बना रही थी। हाय, मेरे दिल को जो सुकून मिला है उस दिन। ठीक है, तो ये औकात कर दी है उस मीडिया की। और जो आ, मतलब जिन्होंने एक कहिए ऊपर से दिखावे का चोला ओढ़ लिया है कि हम अब नेशनलिस्ट है, केवल वही बचे हैं। लेकिन बीच बीच में इन एशिया पैसिफिक निकल ही आता है। तो उस चीज को अगर ना कहें तो भारत ने जो अपना नैरेटिव गढ़ा है, इसीलिए आप चाहे सीरिया देख लीजिए, चाहे अफ्रीका देख लीजिए, या फिर अर्जेंटीना देख लीजिए, या इधर जो है आप फिलीपींस और ये सारी चीजें देख लीजिए, डिमांड भारत की आ रही है। और वो भारतीय संस्कृति, भारतीय प्रधानमंत्री। आप ये देखिए, हम मॉरिशस जाते हैं, उन्होंने कहा ये हिंद महासागर है, भारत की चलेगी। नेहरू जी तो दे आए थे, 200 नॉटिकल माइल तक मैं रहूंगा, उसके बाद नहीं रहूंगा। इंदिरा गांधी, वो कौन सा आइलैंड है, कच्ची, मैं नाम भूल रही हूँ उस समय, डिफिकल्ट तमिल नेम है, वो भी कच्चा टीवू, वो देख करके चली आई थी। हम लोग तो बांट रहे थे ना, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, कोई काबो वैली दे दे, कोई कोको आइलैंड दे दे, हम तो छोड़ रहे थे। अब मोदी जी ने क्या किया कि पूरा हिंद महासागर हमारा है। अब क्या है, मॉरिशस और मालदीव ये सब हमारे पास ऑलरेडी आ गए। आप वहां पर जाकर के उनके प्रधानमंत्री को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड देके आ रहे हो। मतलब समझ रहे हैं आप? तो किसी को कतर यूपीआई, का किसी भी, को ओसीआई। किसी को मोदी जी। यूपीआई, किसी को ओसीआई। मोदी जी बांट रहे हैं और सब कुछ अपना होता जा रहा है। मोदी थोड़े कुछ करते हैं, और जब योगी आएंगे तब एक्शन होगा। मोदी कहाँ, वो तो कुर्सी डाल के बैठ जाते हैं, मालदीव अपने आप तबाह हो जाता है। सोचो, तो बंदा अब क्या, मतलब समुद्र के किनारे आधे घंटे कुर्सी डाल के भी नहीं बैठ सकता, प्रधानमंत्री है भारत का। लेकिन आप देखिए, जितने भी इन्होंने गढ़ बनाए थे, जो कांग्रेस ने इनके लिए छोड़ दिए थे, फिर इनको पनपाने में मदद की थी कि भारत के विरुद्ध सारी चीजें हो, व्यापार ना हो सके, भारत कहीं मूव ना कर सके, वो सब मोदी जी ने बहुत शांति से धराशायी कर लिया। तो नैरेटिव है, वो सब कुछ हमारा चल रहा है। हाँ, भारतीय मीडिया अब आराम से चैन से गाली खा रहा है, बड़ी कोशिश कर ली। अब ये सेकेंड वेव में अब इनको और सुधारेंगे। अभी फिर इनकी भूमिका गलत होती जा रही है। काफी सारी वो आ रही हैं, बलूचिस्तान को मालूम है कि अगर कभी गलती से पाकिस्तान को वापस अमेरिका का सपोर्ट मिल गया तो फिर हमारे ऊपर अत्याचार शुरू हो जाएंगे। तो वो भी कहीं परोक्ष रूप से कह रहे हैं कि ठीक है, हम भी भारत में विलय हो जाते हैं। हम शुरू से चाह रहे थे कि हमें भारत में विलय होना है। ये तो लेडू जी थे, उन्होंने कह दिया था बहुत दूर है। तो अब वो गलती तो मोदी जी करेंगे नहीं, इनविटेशन आ रहा है, ये तो एक्सेप्ट कर लेंगे। ये भाई साहब, इनको जो असंभव कार्य होता है उसी को करने के लिए मोदी का जन्म हुआ है। तो अब ये सारी चीजें एक्सेस होंगी, क्योंकि वरना न्यूसेंस वैल्यू बढ़ जाती है। तो अखंड भारत का निर्माण हो रहा है, हमारे सामने हो रहा है, हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जी, बिल्कुल। और ऐसा होते हुए हम देखेंगे और देख रहे हैं वो जो बदलाव है। देखिए, ज़मीन आपके कब्ज़े में आए, ये उससे बड़ी बात ये है कि लोगों का ज़हन, दिल आपको आपके छूता है, साथ आपको है। टच करता है, आपके साथ है। ये सबसे बड़ी जीत होती है। इनफैक्ट अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में हर एक बंदा आज भारत से पाकिस्तान बनने को लेकर पछताता है। और जो लोग ख़ास तौर से इधर यूपी, बिहार यहाँ से गए थे, पंजाब और इधर से, वो कहते हैं कि क्यों आए थे? मैंने कितने सारे लोग, लड़कों को ये बात कहते हुए सुना है कि हम अपने वो माँ-बाप को हाजिर बोलते हैं, कह के आज क्यों भी आए? क्यों अलग आए? बैठाते हैं। क्यों आए तुम यहाँ पे? आज वहाँ पे होते तो हम मज़े में रह रहे होते। तो ये सबसे बड़ी जीत है, एक वैचारिक जीत इसको कहते हैं कि भारत ने और आज की लीडरशिप ने वो अपने कर्मों से कमाई है। और ये सबसे बड़ी जीत है और इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता कि अगर जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया था, डिमांड की थी, आज वो उस चीज़ पे पछता रहे हैं। तो ट्यूनेशन थ्योरी के लिए आप चाहे वापस आप जाके बांग्लादेश से दोस्ती कर लें, बांग्लादेश आपके यहाँ चले जाएँ, आप बांग्लादेश चले जाएँ। लेकिन अ, वो फ़ेल हो चुकी थी, बार-बार फ़ेल हो रही है, हर दिन आपकी आवाम उसको फ़ेल कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। मंजरी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।